मैं आपके बीच डॉक्टर अमिताभ कुमार अमन द्वारा 2 वीडियो जारी किया गया था। इन सब वीडियो के जारी करने के पीछे रीज़न यह नहीं है कि सिर्फ आपको टॉपिक वाइज बताया है, बल्कि कोरोना की इस महामारी में सभी शिक्षण संस्थान चूंकि बंद है और छात्र और शिक्षक के बीच में हो गए गैप को ऑनलाइन से ही एक क्लासरूम इन्वायरमेंट दिया जा सकता है। तो ये वीडियो जो दिया जा रहा है वो पूरे भारत के भूगोल का एक सिस्टमेटिक अध्ययन का क्रम है, जिसमें आज हम पहले वीडियो में जो बताए थे भारत का भौतिक विभाजन, जिनमें सभी भौतिक विभाजन वाले क्षेत्रों के बारे में बताए थे। दूसरे वीडियो में हमने आपको भारत का सामान्य परिचय मात्र सतही तौर पर बताया था। आज के वीडियो में हम भारत की उत्पत्ति का पृथ्वी में किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति से इसका क्या संबंध रहा है, और उसके बाद के क्रम में हम बढ़ते क्रम में 1 बाय 1 जानकारी देंगे। इस वीडियो के क्रम में आज हम तृतीय क्रम या तीसरे क्रम के वीडियो को लेकर के आए हैं, और इसमें आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेशन का बात हम करते हैं। सबसे पहले तो भारत के मानचित्र को आपको जानना जरूरी है, और भारत के मानचित्र को जानने के लिए आपको खुद अपने से भारत का मानचित्र बनाना होगा। तो भारत का मानचित्र ये इसका सिर्फ आउटर बाउंड्री है, और आउटर बाउंड्री के साथ साथ आपको पूरे अंदर के स्टेट का डिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे आसाम है, ऐसे ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। सबसे पहले आप एक एटलस लेंगे और एक प्लेन मानचित्र लेंगे। फ्री हैंड से नहीं बनाएंगे, मानचित्र जो सादा रहेगा उसी पर स्टेट का डिवीजन किया हुआ जो मानचित्र है उसी मानचित्र को लेंगे। काटिए थोड़ा सा। भारत का ये मानचित्र होना चाहिए जिस मानचित्र में सारा स्टेट डिवाइड किया हुआ है। आपको करना ये है कि इस मानचित्र को कॉपी पर इस प्रकार रख के, और इसके पहले आउटर इंटरनेशनल बाउंड्री पर पेन चलाना है। पेन चलाने के बाद इसका खाका आपके कॉपी पर आ जाएगा, और फिर उस कॉपी पर अंदर का स्टेट का डिवीजन ठीक इसके ऊपर पेन चला करके आपको वर्क करना है। तो आप कहेंगे कि आखिर ये करने से लाभ क्या है? ये करने से लाभ ये है कि फोटोग्राफिक मेथड की तुलना में प्रैक्टिस मेथड जो है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। आप अपने से जब पूरे मानचित्र का कॉपी में दबाव से अंकित करेंगे और फिर इसको हटा करके वो कॉपी में पड़े हुए पर आप पेन से दबाव बना करके करेंगे, तो आपका पूरा जो है फोकस एक एक लाइन पे जाएगा, और एक एक लाइन पर फोकस जाने से आप जानेंगे कि कौन सा स्टेट का, साथ ही कौन सा स्टेट किससे सीमा बनाता है। आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा राज्य बताइए जिस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले कौन राज्य हैं। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले कौन राज्य हैं। बांग्लादेश के चारों ओर से सीमा बनाने वाले कौन राज्य हैं। फिर आपको श्रीलंका से नज़दीक में तमिलनाडु है या केरल है, या पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले कौन राज्य है, और जम्मू कश्मीर के उत्तर में मात्र 106 किलोमीटर का जो लंबाई है, ये लंबाई की सीमा जो अफगानिस्तान से जुड़ती है
ये सीमा किस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। ये जब तक आप अपने से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मिनिमम 2 से 3 घंटा का प्रैक्टिस होगा और आपको सारा स्टेट जो है ऑडियो विजुअल मेथड के द्वारा एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्रम में हम चलेंगे। ये सिर्फ होमवर्क की बात हो रही है। अगर आपको समय मिले तो आप ये फिजिकल मानचित्र है भारत का, किसी भी एटलस में आपको मिल जाएगा। तो आप 1 बाय 1 जो है वो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का, ग्रीन कलर से मध्यवर्ती मैदान का, उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पूर्व एवं पश्चिम में तटीय मैदान का और द्वीप समूह का अंकन किया हुआ है। आप आराम से एटलस उठाएंगे। इस फिजिकल मैप में आप देखेंगे कि ओवरऑल सभी फिजियोग्राफी की नीड को दिया हुआ है। अगर फिजियोग्राफी का डिवीजन बेंचमार्क में लाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र दिया हुआ है। लड़कों को समस्या होती है, हम आए दिन अपनी क्लास में इस समस्या को झेलते हैं कि लड़के को यह जानकारी बताने में समय लग जाता है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय में क्या संबंध है और पूर्वी हिमालय का हिमालय से क्या संबंध है। भारत का भौतिक विभाजन में हमने आपको चर्चा किया था, नामकरण ये किया था कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से संबंध हो जाता है संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का। लेकिन जब हम हिमालय और ट्रांस हिमालय और पूर्वी पहाड़ियों को जब बांटना शुरू करते हैं तो ये 3 भाग में बनता है। और आप देखिए इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर का मानचित्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में 4 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये चूंकि जम्मू कश्मीर तक सीमित है इसलिए इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस इसलिए कहते हैं कि इसके पीर पंजाल के ठीक बाद महान हिमालय की शुरुआत होती है जो पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैलाव लिए हुआ है। चूंकि महान हिमालय से उत्तर दिशा में ये सभी पर्वतीय खंड बने हुए हैं इसीलिए हिंदी में इसको पार हिमालय कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो आप कहेंगे कि आखिर हिमालय का ट्रांस हिमालय से विभिन्नता कैसे हुई, इसको डिटेल में हम बताएंगे, 1 बाय 1 बताएंगे। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक क्लासरूम इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। टीचर और छात्र के बीच संवाद बनाना चाहते हैं और जिस तरह क्लास में पढ़ाते होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस सेशन चलता है, आप अगर इस क्लास के साथ वो प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बिना किसी की सहायता के आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम में पामीर की गांठ और पामीर की गांठ से सभी दिशाओं में पर्वतीय क्षेत्र गए हुए हैं। अब इस पर्वतीय क्षेत्र और गांठ के निर्माण और इस संपूर्ण प्रदेश के उत्थान में आखिर किस चीज की भूमिका रही कि ये सारा प्रदेश उठ गया। हिमालय तो बाद की अवधारणा है, पहले तो यह है कि आखिर यह गांठ कैसे बना। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में उसी से दक्षिण पश्चिम दिशा में सुलेमान पृथ्वी जाता है, ठीक पश्चिम दिशा में आगे ईरान तक इसका क्रम जाग्रोस पर्वत जाता है। आप जो है जब जम्मू कश्मीर से उत्तर में आप पश्चिम की ओर पूरब की ओर जाएंगे तो किनलुन है, तिएन शान है, तो ये सब पर्वत के बीच में तारिम बेसिन है। किनलुन और महान हिमालय के बीच में जो है वो तिब्बत का पठार है और आप जानते हैं तिब्बत के पठार को जो है दुनिया का छत कहा जाता है। पामीर की गांठ भी पठार है, उसे भी छत की अवधारणा दी गई। आखिर ये प्रदेश ऊपर में जाकर के सपाट कैसे बना, तो हम इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैक में। आपको प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर प्लेटों के अभिसरण के क्रम में यूरेशियन प्लेट के उत्थान और संकुचन के कारण ये समूचा प्रदेश उठ गया है। तो हम लोग क्रमवार जाएंगे। तत्काल आपको यही हमको समझाना था कि आप पूरे भारत का जो है वो पॉलिटिकल राजनीतिक मानचित्र बनाइए। राजनीतिक मानचित्र में क्रमशः 4 कलर का पेन लीजिए। प्रथम कलर में आप इसके आउटर बाउंड्री को बनाइए जो ब्लैक कलर का होगा। फिर अंदर का जो स्टेट डिवीजन है
जो राज्यों का विभाजन होगा वो कलर बदल दीजिए, उसमें नीला कलर से आप उसके राज्यों का विभाजन कीजिए। उसके बाद तीसरे कलर जो ग्रीन कलर का होगा उसमें राज्य के अंदर ही कोशिश कीजिए कि राज्य का नाम लिखा है। और रेड कलर से आपको करना है क्या कि किसी स्टेट में अगर मान लीजिए कि उत्तराखंड है, उसकी राजधानी देहरादून है, तो वो कहाँ दिखाई दे रहा है, स्टेट में नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में, उसको पॉइंट आउट कीजिए और उसी पॉइंट पर उसको जो है घेर करके गोल आकृति बनाइए और रेड कलर से वो कैपिटल का नाम दीजिए। फिर से इसको दोहरा देते हैं कि 4 रंग के कलम के द्वारा जो हम आपको मानचित्र दिखाए थे, इस मानचित्र में आप सर्वप्रथम इसके आउटर बाउंड्री, जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं, ब्लैक कलर से आप सेट कीजिएगा। इसके अंदर का जो राज्य का बाउंड्री है उसे ब्लू कलर से सेट कीजिएगा। स्टेट का नाम जो है ग्रीन कलर से दीजिएगा। और जहां स्टेट का मान लीजिए कि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मुंबई एकदम पश्चिमी तट के पास, आप कहीं पर भी मुंबई दे दीजिएगा तो लोकेशन तो होगा नहीं, चूंकि आपको कल मानचित्र अध्ययन भी करना है। तो उस स्थिति में जहां पर मुंबई है वहां पर पॉइंट आउट करके उसको घेर दीजिएगा और रेड कलर से मुंबई उस कैपिटल को लिख दीजिएगा। यहाँ आप चले आइए बिहार में। बिहार का विभाजन के बाद देखिएगा कि उत्तर में बीच में जो है यहाँ पे गंगा नदी बहती है और उसके किनारे पर जो है आपको पटना अवस्थित है। तो बिहार की कैपिटल को, पटना को दिखाना होगा तो आप वहां दिखाएंगे तो आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप कल चलते हैं कि 8 स्टेट से आपको कर्क रेखा गुजरती, सूर्य की आयु कितनी हुई? 5 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष या कहीं कहीं 4.5 अरब वर्ष लिखा हुआ रहता है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। मूल रूप से 4.6 अरब वर्ष आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत का वर्तमान स्वरूप या पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप को थोड़ा सा हम जब विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे, उसमें ब्रह्मांड पढ़ाएंगे, फिर भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है हम आपको यह बताएंगे कि आखिर जो है वो पृथ्वी की रचना सूर्य से हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है और सूर्य से हुए उत्पत्ति से पृथ्वी को जो संरचना मिली है, तो क्या वर्तमान संरचना क्या उसी समय की संरचना है? तो नहीं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और तारा में जो होता है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया यह है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की अवस्था में जा करके पुनः संलयन होता है। तो प्लाज्मा की अवस्था क्या है? प्लाज्मा की अवस्था है कि हाइड्रोजन के अणुओं का एक दो भागों वाले विभाजन हो जाना। ये किसी भी परमाणु का परिधि है, परिधि पे माइनस इलेक्ट्रॉन रहता है और इसके केंद्रीय भाग में जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में माइनस रहता है, प्रोटॉन में प्लस रहता है और न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। ये जो केंद्रीय भाग है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में इसको नाभिक कहते हैं। जब यह टूटता है, जिसे हाइड्रोजन का टूटना कहे, तो ये दोनों नाभिक को बताता है। किसके नाभिक को? हाइड्रोजन के नाभिक। और जब ये दोनों नाभिक मिलते हैं, प्लस होते हैं, तो ये रूपांतरित होता है हीलियम। फिर से ब्रीफ खींच देते हैं कि हाइड्रोजन के अणुओं का नाभिकों में विभाजन और हाइड्रोजन के अणुओं का पुनः संलयन करके हीलियम में रूपांतरण
होने की प्रक्रिया जो है वह बहुत ही अत्यधिक तापमान पर ही संभव हो सकता है। या ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं, वो नाभिकों का टूटने की अवस्था को कहते हैं। ये साधारण तापमान पर संभव नहीं, कम से कम 1,75,000 डिग्री सेल्सियस पर ही यह टूटना संभव हो सकता है। तो इतने अधिक तापक्रम के सृजन से ही सूर्य में ताप की अधिकता है और सूर्य में जो है वह प्रकाश की अधिकता है। उस स्थिति में सूर्य के ताप एवं प्रकाश को जो है, रोक दीजिए, सूर्य के ताप एवं प्रकाश का जो है 1,75,000 डिग्री सेल्सियस पर अत्यधिक तापमान का सृजन होता है और प्रकाश का सृजन होता है। इसीलिए किसी भी तारे से हमें ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों की प्राप्ति होती है। आखिर कोई भी तारा में हाइड्रोजन का नाभिकों में टूटना और हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन के माध्यम से हीलियम का रूपांतरण वह तब तक होता है जब तक कि उसमें पूरी तरह हाइड्रोजन समाप्त न हो। ठीक है, हमको अभी ब्रह्मांड और इसके उत्पत्ति में बहुत आंतरिक में नहीं जाना है। हमको सिर्फ भारत के भौतिक क्षेत्रों के उम्र और उसकी अवधारणा को जानने के लिए हम पृथ्वी की उत्पत्ति में गए। तो चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य नामक एक तारे से हुआ है, इसीलिए 4.6 वर्ष पहले जो पृथ्वी थी वह सिर्फ गैस का गोला थी। गर्म गैस का गोला, गैस का गोला नहीं, गर्म गैस का घूमता हुआ गोला। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि जब पृथ्वी इस रूप में गैस के रूप में घूम रही थी, पृथ्वी के उत्पत्ति के समय में सभी गैस की उत्पत्ति हुई भी नहीं थी। ऑक्सीजन की उत्पत्ति बाद में हुई। जब ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई और हाइड्रोजन से उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया हुई तो जल का निर्माण हुआ, और जल का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर जो है वर्षा होनी प्रारंभ हुई। वर्षा होनी प्रारंभ हुई तो धीरे धीरे पृथ्वी का ऊपरी परत जो है वह ठंडा होना शुरू हुआ। तो जो पृथ्वी का ऊपरी परत है अभी भी यह ठंडा होकर के जो इसका निर्माण हुआ है उसे भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट। आप कहेंगे कि पृथ्वी कितनी गहराई तक ठंडी हुई है, तो मात्र 33 किलोमीटर। अर्थ क्रस्ट की कितनी गहराई है? 33 किलोमीटर। 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी गैस का गोला थी। वर्षा आदि कारकों के प्रभाव के कारण पृथ्वी से ताप का ह्रास जो हुआ तो मात्र 33 किलोमीटर तक की ही गहराई में पृथ्वी को पूरी तरह ठंडा कर पाया है। और इसमें जब पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जाएंगे तो वर्तमान में भी कई लेयर्स में तापीय अधिकता है। तो बहुत सारा कारण है कि आखिर अंदर से पृथ्वी बहुत जगह कहीं जो है चिपचिपिया अवस्था में है, कहीं गैसियस अवस्था में। जब बाह्य कोर की बात करेंगे तो वो गैसियस और हल्का लिक्विड फॉर्म है। तो ये कारण आखिर इतने 4.6 अरब वर्ष में पृथ्वी ठंडी क्यों नहीं, तो उसका 2-3 कारण है। बहुत ब्रीफ में बता देते हैं, फिर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल बताएंगे। पहला तो कारण यह है कि पृथ्वी को जन्म से ही अत्यधिक तापमान मिला। पृथ्वी को उसके जन्म से ही अत्यधिक तापमान मिला। दूसरा, पृथ्वी के अंदर और बाहर के ठोस भाग भूपर्पटी द्वारा आंतरिक ताप ह्रास को रोक दिया गया। तीसरा, रेडियो सक्रिय खनिजीय तत्व, रेडियो सक्रिय खनिजीय तत्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियो
एक्टिव मिनरल्स। तत्व के विखंडन से अत्यधिक ऊष्मा सृजन होता है। मतलब कि पहला कारण तो पृथ्वी को इतना तापक्रम मिला और पूरी तरह ताप ह्रास नहीं हो पाने के कारण पृथ्वी के अंदर में तापीय अधिकता है। दूसरा कि ऊपर का ठोस भाग आंतरिक ताप को जो है बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तीसरा है कि अंदर में रेडियो एक्टिव मिनरल्स, जिसमें परमाणु खनिज आदि कह सकते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि कह सकते हैं, उसकी जो आंतरिक उपलब्धता है उसमें लगातार जो है धीरे धीरे विखंडन होते रहता है। और उस विखंडन से जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का सृजन होता है उसे चूंकि बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, इस कारण से पृथ्वी के अंदर वह संरक्षित रहती है और पृथ्वी को पूरी तरह ठंडा होने नहीं देती। जब भी हम हिमयुग की बात करते हैं, प्लीस्टोसीन कालीन हिमयुग की बात करते हैं, जो गुंज, मिंडल, रिस व उर्म मात्र 10 लाख वर्ष, यहाँ आप देखिए प्लीस्टोसीन काल जो है मात्र 10 लाख वर्ष पुराना है। और 10 लाख वर्ष पुराने काल में ही हम देखते हैं कि 4 काल जो है वो गुंज, मिंडल, रिस व उर्म 4 हिमयुग है। तो आखिर हिमयुग के निर्माण के समय क्या पृथ्वी ठंडी हो गई? नहीं, पृथ्वी पूरी तरह ठंडी नहीं। पृथ्वी के ऊपरी परत का तापमान इतना कम हो गया कि सभी जगह हिम दिखाई देने लगे, इसीलिए उसका नामकरण हिमयुग किया गया। और अभी हम लोग जो है अंतर हिमयुग काल में हैं, अर्थात अभी का काल प्राकृतिक रूप से तापमान बढ़ाने का काल है। और फिर एक समय सीमा आएगी कि फिर पृथ्वी क्रमशः ठंडी होती चले जाएगी। ये नैसर्गिक और प्राकृतिक रूप से यह क्रम हमेशा चलता रहता है। तो अब पृथ्वी और उसके उत्पत्ति, ऊपरी क्षेत्र में ताप की कमी, आंतरिक क्षेत्र की ताप की अधिकता, ये सब कारक है पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप। अब हम 2 चीज की बात करेंगे कि पृथ्वी पर 2 तरह की भूआकृति जो है वो स्पष्टता दिखाई देती है। उभरी हुई आकृति जो है वो महाद्वीप है और गहरी आकृति जिसमें जल भरा हुआ है वो महासागरीय है। इस तरह की विभिन्न आकृति से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब हम लोग एक और काम करेंगे कि जब हम पहला टॉपिक जो अब शुरू करेंगे इसके बाद, वो भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम यहाँ जानना चाहेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का उम्र जो है वो कितना है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के उम्र कितने हैं, मध्यवर्ती मैदान का उम्र क्या है, ये क्रम से जाने। तो इसकी जानकारी के लिए हमको सबसे पहले जाना है भूवैज्ञानिक समय मापक क्रम। आप जानते हैं कि किसी भी चीज को मापने के लिए हम एक स्केल का निर्माण करते हैं। उस स्केल के आधार पर जैसे हमको दूरी मापनी हो तो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं। और अगर हमको पूरे पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कालक्रम के अनुसार अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो ये जो है भूवैज्ञानिक समय मापक क्रम है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको हमने एक तालिका के अंतर्गत 4 शीर्षकों में विभाजित किया। सबसे पहले जिसे महाकल्प कहते हैं उसका 5 विभाजन है। एक अजैविक जिसको एजोइक कहते हैं, दूसरा है पुराजीव कल्प जिसको पैलियोजोइक कहते हैं, तीसरा है मध्यजीव कल्प जिसको मेसोजोइक एरा कहते हैं, चौथा है नवजीव कल्प
जिसको सेनोजोइक एरा कहते हैं, और पांचवा है नूतन जीव कल्प, जिसको नियोजोइक एरा कहते हैं। दूसरे खंड में जो युग है जिसको एपॉक कहते हैं, उसको याद करने का तरीका है कि नाम से ही स्पष्ट है कि अजैविक, मतलब जिसमें जीवन नहीं। तो इसीलिए प्रथम युग की शुरुआत जब जीवन की प्राप्ति हुई तब से होती है, और इसमें चूंकि जीवन नहीं है इसीलिए इसका नाम अजैविक पड़ा। आप पहले शुरुआती दौर में इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, और बाद में इसका जो हम वर्णन कर रहे हैं इसको आप फुटनोट्स बनाते चलिएगा। दूसरे क्रम में जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये चारों विभाजन उसका हुआ है। पूरा मतलब होता है प्राचीन जीव, मतलब सभी युग में जीव है। इस युग में जीव नहीं, तो इसको नहीं हम युग में रखें। जब से जीवन मिला तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक युग की अवधारणा याद करने का क्रम है। जिस तरह इतिहास में हम लोग याद करते हैं प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, अब तो IAS के सिलेबस में जो है वर्तमान तक के काल का अध्ययन जो है वो 70-80 के दशक तक के काल को भी इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। तो उसी तरह से ये हो गया पूरा, मतलब प्राचीन, मतलब जीवन के सबसे प्राचीन रूप। ये हो गया उसके बीच का मध्यजीव कल्प। नव को दो भाग में बांटते हैं, यह भी नव है, यह नूतन है। तो नूतन हो गया प्लीस्टोसीन और होलोसीन, और उससे ठीक पहले जो है नवजीव कल्प। तो प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्थक युग। अंग्रेजी शब्द भी बराबर देता है, और आप देखिएगा किसी गाइड में पढ़िएगा तो आपको तृतीयक न देकर के टर्शियरी दे देगा। हिंदी में भी लिख देगा टर, तालब सहर्षी का ऊपर रेफ, यह दीर्घी का। तो जिनको यह नहीं पता है कि टर्शियरी मतलब तृतीयक होता है, उनको अंदाजा नहीं लगता है कि आखिर किस युग की बात करते हैं। प्रथम में प्राइमरी दे देगा, सेकेंडरी, इसमें जनरली कभी कभी हिंदी के जगह अंग्रेजी शब्द का उपयोग दे देता है। तो आपको जानना होगा कि जीवन की शुरुआत चूंकि पूरा जीव कल्प से हुई, इसीलिए इसका नाम प्राइमरी है। जीवन के द्वितीय क्षेत्र में समय में चूंकि इस काल में हुई, इसीलिए इसका सेकेंडरी है। उसके बाद नवजीव कल्प जो है तृतीय समय क्रम में आता है, इसलिए तृतीय युग है। और क्वाटरनरी जो है वो चतुर्थक युग है। क्या अब जो है याद करने का तरीका है, ये तो आर्कियन है और पूर्व कैम्ब्रियन है। इसके ये 6 क्रम में बटा हुआ है। इसको आप सूत्र बना लीजिएगा cos DCP, इसका सूत्र बना लीजिएगा TJC, ये जो है 1 2 3 का बना लीजिएगा TJC। आप PEOMP, इसका सूत्र बनाइएगा PEOMP, और प्लीस्टोसीन का PH। तो आपको सूत्र बनाना है, पहले जो पूरा जीव कल्प में cos DCP, मध्यजीव में बनाना है TJC, इसमें बनाना है PEOMP, और इसमें बनाना है PH। इतना आप याद कर लीजिएगा, तब फिर हम लोग भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में इसको पढ़ाएंगे।